झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। 2014 में 1 लाख के मॉब लिंचिंग से 2024 तक कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुलडोजर तोड़े गए। सर मैं खत्म कर रहा हूं, इंडिया में नहीं हूं मगर वतन अजीज का अंतिम बजट है, आखिरी बजट है। इसके बाद न्याय का बजट पेश होगा जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। माइनॉरिटीज बजट में फ्री कोचिंग था, आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया, तो मदरसा एजुकेशन आपने खत्म कर दिया। ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। 2005 में डॉलर था 43 रुपीस, 43 रुपये। 2014 में हुआ 83 रुपये। 2005 में डॉलर था 43 रुपीस, अब डॉलर है 83 रुपये। करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। यूपीए में जीडीपी ग्रोथ था 6.8 एवरेज। नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है, बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो संसद का जो बजट सत्र है वो अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। बजट सत्र एक काफी लंबी प्रोसेस होती है संसद की, तो हमने कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इसको लेकर। वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं किन किन मुद्दों को लेकर हमने वीडियोस अपलोड की हैं। साथ ही अभी हमने जो देखा यहाँ पे संसद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जी और कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी जी जो राज्यसभा से सांसद हैं, दोनों के ही माध्यम से सेम मुद्दों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के अंदर उठाया गया है। तो क्या वो मुद्दे थे, उनको लेकर हम आज इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। और आप मेरे साथ बने रहें चैनल पे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपकी जो डिमांड रहती है, मेन आपकी डिमांड रहती है असदुद्दीन ओवैसी जी की सुनने की। तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी ने लोकसभा के अंदर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के माध्यम से जो श्वेत पत्र जारी किया गया है मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का 2004 से 2014 तक का, उसको लेकर उन्होंने काफी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की। साथ ही 2014 से लेके 2024 जो अभी चल रहा है करंट टाइम तक की, मोदी सरकार से कुछ सवाल करे कि वो अपने कार्यकाल का श्वेत पत्र कब दिखाएंगे कुछ मुद्दों को लेकर। तो आप सुन सकते हैं माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM से। Actually, intelligent people speak for 3 minutes and we are giving 5 minutes. Thank you. Mr. Assaduddin Owaisi. सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने 3 मिनट में बोलने वालों को इंटेलिजेंट कहा, और ज़्यादा बोलने वालों को आप क्या कहेंगे, आप बोल दीजिए चेयर पे, तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं बोल देता हूँ अभी। तो जो 3 मिनट में बोल देते हैं वो इंटेलिजेंट तो है ही, और जो ज़्यादा बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं उनका ज्ञान क्या बेवकूफ़ में होते हैं वो, तो ज़्यादा का ज्ञान होता है। सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं पहले ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडिया में नहीं हूँ मगर वतन अजीज़ का हूँ, और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन ऑफ एक्शन पर हूँ। भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूँ। सर मेरे चंद सवालात हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मोहतरमा वज़ीर साहिबा जब जवाब देंगे, इसका जवाब, मेरे सवाल का जवाब देंगे। यूपीए में जीडीपी ग्रोथ था 6.8 एवरेज। नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है, बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी सर वो था 4.7 यूपीए के टाइम पर। नरेंद्र मोदी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं आप। मान लिया आपके अक्ल की तारीफ करता हूँ। सर इन्फ्लेशन है यूपीए के हुकूमत में 8% था, नरेंद्र मोदी की सरकार में 5% है। मगर क्या ये बात सच नहीं है कि जो ग्लोबल तेल की कीमतें थी 2008 से 14,
वो एक बैरल $100 के ऊपर बिकता था। अब 2015 से 2021 तक एक बैरल ऑयल $55 से $70 के दरमियान में था। तो ये क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ये आपकी मेहनत नहीं है, इसमें एक्सटर्नल रीजंस है। मेरा चौथा सवाल ये है सर कि आखिर आप अगर जीडीपी हमारा 5.9 एनडीए गवर्नमेंट का रहा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आखिर 2011 से एम्प्लॉयमेंट सर्वे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कराते? डेटा को क्यों छुपाते हैं? आप करवाइए सर्वे। हाँ, ला लीजिए एनएसएसओ का ला के दे दीजिए। ये पीएलएफ हुआ था 2018 में, उसके बाद अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, ला लीजिए। तो कम से कम एनएसओ को बोलकर ये सर्वे करवा दीजिए। अच्छा, कंजम्पशन सर्वे 2017 से रुका हुआ है। सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो शायद आ जाता। आपकी काबिलियत और आपकी अहमियत वहाँ पर नहीं है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ। सर, दूसरी बात, मेरा चौथा सवाल ये है कि 2005 में डॉलर था 43 रुपीस, 43 रुपये। 2014 में हुआ 83 रुपये। अब मैं इतने माहिर तो नहीं हूँ इकोनॉमी में, मेरा मोटा मोटा सवाल है, अब डॉलर है 83 रुपये। ये कौन जिम्मेदार है इसका सर? 83 रुपये क्यों हो गया डॉलर? माने नेट इंक्रीज जो है वो 23 रुपये का है। तो अब ये डिमांड इतना डॉलर का क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब शायद मोहतरमा देंगी। अच्छा सर, आप देखिए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बोलते हैं 2011 में, बिल्कुल सही है, 294 बिलियन डॉलर था। 2013 तक वो 256 बिलियन हो गया। अब मैं व्हाइट पेपर आप पढ़ेंगे, न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई। नंबर क्या है भाई? नंबर तो बता दीजिए। न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई, नंबर ही नहीं मालूम होता है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉकेट, ठीक है, 2005 में 69% था, 2014 में 64.2 हो गया। तो अब का नंबर क्या है बताइए ना? आपके दौर में क्या नंबर है? वो नंबर नहीं बता, मेडिकल कॉलेज खोल दिए। नंबर क्या है खर्चे का? तो ये जो व्हाइट पेपर है, एटलीस्ट 2020 का डेटा दे दो आप। ये व्हाइट पेपर सर मोर रेटरिक है देन सब्सटेंस। डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे। डिमोनेटाइजेशन तो बर्बाद कर दिया देश के गरीबों को, इसका जिक्र ही नहीं करेंगे। वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका, मगर बर्बाद हो गए। सर, मैं कंक्लूजन में, क्योंकि आपने अक्लमंद कहा है मुझे कम टाइम में बोलने वालों को, तो मैं सरकार से आपके जरिए से मुतालबा करता हूं कि एक व्हाइट पेपर ये निकालिए कि 2014 में 1 लाख के मॉब लिंचिंग से 2024 तक कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुलडोजर तोड़े गए। सर, मैं खत्म कर रहा हूं। और साथ ही साथ आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है या नहीं है, डेप्सांग डेमचॉक हमारे पास है या नहीं है। और आखिर में यूपीए के वक्त में माइनॉरिटीज बजट में फ्री कोचिंग था, आपने बंद कर दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया। मौलाना आज़ाद फेलोशिप आपने बंद कर दिया। फाउंडेशन तो 9, 10, 12 माइनॉरिटीज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते थे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने 9th क्लास से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हो गया ये सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर। तो मदरसा एजुकेशन आपने खत्म कर दिया। ये क्यों किया आपने भाई? हद तो ये होगी कि आपके पास 2014 में एक मुस्लिम वजीर था, अब तो एक भी नहीं है। अजीब है मामला। अब आप देख लीजिए। तो ये बातें हैं सर। और फिर सर, ये व्हाइट पेपर में आप देखिए सर, ये व्हाइट पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल का जिक्र है मिस्टर शंकराचार्य का। ये शंकराचार्य साहब जो है, मिस्टर शंकराचार्य, ना रेटरिक पर रेटरिक लिख रहे हैं आप, उसका तोते की तरह लिख दिए उसको, ना नंबर भी देते वो। तो ये जो व्हाइट पेपर है सर, ये मोर रेटरिक सब्सटेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक देश के प्रधानमंत्री वो व्हाइट पेपर जारी कर देंगे कि कितने मुसलमानों का आपने मार्जिनलाइज कर दिया, बुलडोजर से घर तोड़े गए, कितनों का एनकाउंटर हुआ, कितने जेल में है यूएपीए में, और चीन कितनी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री के तो अभी आप सुन रहे थे माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी को। उन्होंने काफी सारे मुद्दे उठाए लोकसभा के अंदर। उन्होंने जो यूपीए सरकार की जो कामयाबी थी या नाकामयाबी थी, दोनों का इजहार करते हुए, साथ ही साथ 2014 से लेकर अभी तक करंट टाइम में 2024 जो चल रहा है, इसमें मोदी सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट कहलाती है,
उसकी क्या खामियां हैं उनको उन्होंने गिनाया है। सरकार से जो सवाल किए हैं, हम उम्मीद करते हैं वित्त मंत्रालय इसका सवाल का जवाब जरूर देगा। साथ ही अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से भी उन्होंने कई सारे सवाल किए हैं। मौलाना आजाद फेलोशिप को लेकर, जो मौलाना आजाद फेलोशिप काफी लंबे टाइम से मुसलमानों को दी जा रही थी, जो बंद कर दी गई, उसको लेकर काफी मुद्दा बनाया है। उन्होंने मुसलमानों को जो कोचिंग से फ्री में प्रोवाइड की जा रही थी उनका जिक्र किया। चीन, जो रक्षा मंत्रालय से भी उन्होंने इस पर सवाल करा है, चीन जो हिंदुस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके 2000 किलोमीटर जो इंडिया के अंदर आ चुका है, ये उनका कहना है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई संबंधित डाटा प्रोवाइड नहीं है, तो इसको लेकर उन्होंने सरकार से सवाल उठाए। बाकी मॉब लिंचिंग को लेकर, जो मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होती है, पहलू खान हो, अखलाक हो, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने कि 2014 से लेकर 2024 तक कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, अन्य समुदाय से रिलेटेड किन किन लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, उसका डाटा क्यों नहीं रिलीज करती है गवर्नमेंट। साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठाए। उन्होंने एजुकेशन मंत्रालय से भी ये सवाल करा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना जो डाटा है वो डाटा क्यों कलेक्ट नहीं कर रही है, सर्वे क्यों नहीं करवा रही है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देश के अंदर, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से ये सर्वे नहीं किया गया है, जो कि ये सभी सर्वे हो जाने चाहिए थे। साथ ही सेंसेक्स के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया, सेंसेक्स क्यों नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से। तो इन्हीं सभी चीजों को उन्होंने जो संसद में उठाया उनका आपने सुना। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, जो कि राज्यसभा में सवाल उठाए उन्होंने। इनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी जी। ये भी अल्पसंख्यकों के काफी ज्यादा मुद्दे उठाते हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से हैं तो कांग्रेस की बात भी रखते हैं। जो राहुल गांधी जी पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनको लेकर भी डिफाइन करते हैं। तो चलिए आप सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को। थोड़ा शायराना अंदाज है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मुशायरे की महफिल में बैठे हैं, तो अच्छे से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी जी। इमरान प्रतापगढ़ी। मैम, मैं You have प्रधानमंत्री 5 जी minutes. की Imran ji, you have 5 minutes. मैम 10 मिनट You have 5 minutes. वी रिक्वेस्टेड चेयरमैन साहब, Okay. he allowed 10 minutes. मैम, प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों Okay. बार थपथपाई गई मेज के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। मैम, पूरा सदन अमृत काल के बजट की चर्चा कर रहा है, मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों का अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं। हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। मैम, मैं आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूं। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। मैं
आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। तो अभी आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो कि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा पहुंचाया गया है जिनको, तो उनके वक्तव्य में काफी शायराना अंदाज में हमने उनका भाषण सुना और सरकार से बड़े तीखे सवाल उन्होंने करे हैं कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। अब ऐसा लग रहा है सांसद की कार्रवाई को देखकर कि हाँ, विपक्ष अपने मुद्दे उठा रहा है, नहीं तो इससे पहले तो ये लोग वॉकआउट करके चले आते थे और अपने मुद्दे रह ही जाते थे। तो अब जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पिछले पूरे 10 सालों के, उन्होंने क्या क्या बातों का जिक्र किया। सबसे पहले तो उन्होंने एक स्टोरी हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक नेताजी जाते हैं और वो गांव वालों की समस्या पूछते हैं, तो गांव वाले की 2 समस्याओं का सॉल्यूशन करने का वो वादा करते हैं। तो गांव वालों से जब वो पहली समस्या पूछते हैं तो पहली समस्या वो गांव वाले बताते हैं कि हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है। अब नेताजी की पॉलिटिक्स यहाँ देखने को मिलती है कि नेताजी कहते हैं, फोन लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द हॉस्पिटल बनवाया जाए, जो भी बात है। तो गांव वालों को लगता है ठीक है यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है। फिर आगे वो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि फिर गांव वाले अपनी सेकंड समस्या को बताते हैं मंत्री जी को। तो मंत्री जी पूछते हैं सेकंड समस्या, गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे गांव में कोई मोबाइल टावर ही नहीं। तो इसी तरीके की पॉलिटिक्स मोदी गवर्नमेंट कर रही है। इसका उनका कहने का ये तात्पर्य है कि जहां मोबाइल टावर ही नहीं है वहां आपने फोन किसको लगाया था। ये झूठ की या जुमलेबाजी की सरकार है। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी जी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है सेंसेक्स नहीं करा रही है और जो सर्वे होते हैं वो नहीं करा रही है, क्योंकि ये सर्वे होना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सर्वे होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि देश में किन चीजों की कितनी डिमांड है, हॉस्पिटल की क्या डिमांड है, स्कूल्स की क्या डिमांड है, बुक्स की क्या डिमांड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, या बजट में हमें किस जगह कितना खर्च करना चाहिए। ये सभी चीजें जब होंगी, जब ये जो सर्वे गवर्नमेंट ने रोक के रखे हुए हैं ये होंगे। तो इसी को लेकर उन्होंने अपनी मांग रखी है कि गवर्नमेंट जिन भी तरीके के सर्वे होना आवश्यक है उनको सर्वे जरूर करवाए। साथ ही वो मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है तो उन्होंने मुसलमानों से रिलेटेड कई सारे सवाल भी संसद के अंदर उठाए, जो कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी उठाए। सेम मुद्दे थे उनके भी, मस्जिदों को डिमोलिश करना, बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण कहकर कई सारे घरों को उजाड़ देना। इसको लेकर उन्होंने काफी सरकार से क्वेश्चंस किए हैं। साथ ही साथ अब जो बुलडोजर राज की जो बात हो रही है उसको लेकर कोर्ट क्यों कार्रवाई नहीं करता है, क्यों अतिक्रमण कह के लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है, लोगों की छतें छीन ली जाती है, इसको लेकर उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो अभी हम इमरान प्रतापगढ़ी जी को और सुनेंगे। मैम, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथी हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मैम, वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम, ये सरकार झूठ की सरकार है।
ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखें हाथरस से लेके कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं जब हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैम, कृषि विकास दर जो 2014 में 4.6% थी, इस वर्ष गिरकर 1.8 कैसे हो गई? क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं? ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं यहां पर आपसे खड़ा होकर के मैं अंत में इतना कहना चाह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिब्बे को वंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा अपने भाषण में। ठीक है, ये सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम, ये सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती। बालासोर हादसे में घायल हुए लोगों की चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। वंदे भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली ये सरकार कभी भारत की जनरल डिब्बों की, रेलवे के स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करे ट्विटर पे तब समझ में आए। बिहार से, इलाहाबाद से, लखनऊ से दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये वही ट्रेनें हैं। आज स्थिति ये है कि रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, रनवे पर खाना खिला रही हैं आपकी प्राइवेट एयरलाइंस। अभी आपने जुर्माना लगाया है, नोटिस दिया है एक एयरलाइंस को। यह स्थिति आपने करके रख दी है ट्रेनों की, एयरलाइंस की। ऐसे में मैम, कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ा लीजिए, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की डिब्बों की सवारियों की हालत देखने लायक है। अगर सरकार खुली आंखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी स्थिति सुधारे। आज अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यहां खड़े होकर कई बार न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे। लेकिन मैं तो यहां खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए। यह बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज उसकी स्थिति क्या है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। मैम, इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में छोटे छोटे कमरों में अभावों के साथ पढ़ाई कर रहे युवा किताबों के साथ गल चुके हैं। उनके हिस्से अधेड़ अवस्था तो आई है, लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं आया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर, और 2024 में देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोड़ नौकरियों के बोझ तले दबकर बैठ जाएगी ये सरकार। ये देश देखेगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। ऐसे में उसकी पीड़ा को इस बजट में कहीं भी आवाज देने की कोशिश नहीं की गई। मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं तो वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। यह कहा जा रहा था ये अमृत काल का बजट है, ये अमृत काल का बजट है। ये कौन सा बजट है ये बाद में तय होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, आखिरी बजट है। Please conclude इसके your बाद
न्याय का बजट पेश होगा जिसकी इमरान चर्चा जी, राहुल गांधी जी अपना- पूरे देश में कर रहे हैं। न्याय अपना का वाणी बजट को विराम 5 न्याय दीजिए। महिलाओं Your के time लिए, is over. युवाओं के लिए, सामाजिक न्याय की बात जिसकी चर्चा पूरे देश में Your time जाकर is के over. राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो न्याय का बजट पेश होगा अगली बार। ये इस सरकार का अंतिम बजट है, अंतिम बजट है। अमृतकाल में गरीबों की रोटी और दाल के लिए इस बजट में Thank कोई you. प्राविधान नहीं आपका है, time- कोई आपका चर्चा time नहीं खत्म हो गया है। है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हमने आधी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो की दी। अभी जो आपने इमरान प्रतापगढ़ी जी को पूरी तरीके से सुना, तो हम इनका पूरा वक्तव्य में जो जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उनको आपको आसानी से बता देते हैं क्या कहा गया उनके भाषण में। तो उनके भाषण में मेनली जो पिछले साल हुआ जो ट्रेन हादसा था उसको लेकर काफी सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय एक तरफ तो वंदे भारत जैसी स्पीड वाली ट्रेनें चला रहा है, लेकिन उनका ये भी सवाल था कि क्या वंदे भारत के कोचेज में जो एसी वाले कोचेज हैं काफी हाई रेट हैं, उनमें जो लोग सवार करते हैं और जो जनरल डिब्बों की हालत है उनको लेकर और स्लीपर कोच से रिलेटेड उन्होंने सवाल किए हैं कि इनको आप कैसे एक करेंगे, क्योंकि अक्सर जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो जनरल और स्लीपर डिब्बे में सफर करते हैं और आपने रेट इतने हाई रखे हैं कि आम इंसान वंदे भारत जैसी ट्रेनों में सफर नहीं कर पा रहा है। उसको लेकर उन्होंने सरकार से सवाल उठाए कि आप अगर सभी ट्रेनों को इसी तरीके के डिब्बों में तब्दील करना चाह रहे हैं तो आम इंसान रेलवे से क्या उम्मीद रखे। इसको लेकर और बाकी इन्होंने कृषि के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए, एमएसपी से रिलेटेड जो रेट है उनको लेकर सवाल उठाए। साथ ही साथ मौलाना आजाद फेलोशिप का मुद्दा इन्होंने भी उठाया है कि उसको क्यों बंद कर दिया गया। बजट में अल्पसंख्यकों की जो स्कॉलरशिप्स का जो बजट था उसको क्यों कम कर दिया गया, उसको लेकर काफी सारे सवाल उठाए गए हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्यों हंसना जरूरी नहीं थी। तो अभी आप सुन रहे थे माननीय सांसद राज्यसभा के इमरान प्रतापगढ़ी जी। तो हमने दोनों ही जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों के ही वक्तव्य को सुना। दोनों ने अपने जो मुद्दे उठाए हैं वो वाकई में एक जेन्युइन मुद्दे हैं लोगों के, जिनको राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में उठाना काफी आवश्यक था। तो जो दोनों ने के क्लिप आपने सुनी, आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन से पार्टी के कैंडिडेट ने ज्यादा प्रभाव डाला है, किसने आपके मुद्दों को अच्छी तरीके से उठाया है, इमरान प्रतापगढ़ी जी या असदुद्दीन ओवैसी जी। कमेंट सेक्शन में हमें इसकी जानकारी जरूर दें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बात अपनों की को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।